ठीक है जी। तो फिर वीक 5 का प्रैक्टिस असाइनमेंट, आई होप एक्टिविटीज तो हो ही गई होगी कि उसमें तो कोई खास होता नहीं है। बाय द वे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ, पहला क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है एपीआई के रिगार्डिंग। करेक्ट इनकरेक्ट पे जाने से पहले, ऑप्शन पे जाने से पहले, अगर आपको याद हो कि एपीआई एक्चुअली होती क्या है, एपीआई एक्चुअली काम कैसे करती है, फिर बहुत अच्छे। तो फिर ठीक है, तो फिर इसको आप काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ही बोल सकते हो। और इसका क्या काम होता है, ये एक इंटरमीडिएटरी टर्म होता है, या फिर बोल लो ब्रिज करता है आपके एप्लीकेशन को सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। जनरली एचटीटीपी मेथड का यूज करता है, जो भी आपके करंट ऑपरेशंस वगैरह थे। ठीक है, तो फिर इतना तो पता है। तो पहला ऑप्शन सबसे पहला क्या है कि एपीआई लेट्स योर एप्लीकेशन और सर्विस कम्युनिकेशन विद अदर एप्लीकेशन एंड सर्विस विदाउट हैविंग टू नो हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड। एग्जैक्टली भाई, सर्विसेज जो होती हैं, आपने कहीं से कुछ रिक्वेस्ट करा, उसको नहीं पता है कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, बस वहां से डाटा आना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इंटरमीडिएटरी सॉफ्टवेयर है बात कराने के लिए, बिल्कुल सही है। तीसरा, एक स्टैंडर्डाइज्ड वे है सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। बिल्कुल, अगर आपको सिर्फ इतना भी पता था ना कि एपीआई कम्युनिकेट कराने का काम आता है, तो देखो सारे ऑप्शन आप लगा लेते। सर्वर कम्युनिकेशन दे रखा है, यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ कम्युनिकेशन, और एपीआई का जो फुल फॉर्म होता है जनरल, आपका सही हो ही गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला जा रहा है, ये कुछ दे रखा है आपका, ये आपका डोमेन दे रखा है, फिर पोर्ट दे रखा है आपका, कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि लिखे गए हैं, ये डबल स्लैश मतलब यहाँ से लेके और ये कॉलन के बीच में। तो बताओ भाई ये क्या है, आपको पता है ये डोमेन है, डोमेन नेम होता है ये www.google.com, amazon.com। फिर बोला गया है कि भाई ये 80 क्या है, यहाँ पे 80 क्या है, पोर्ट है, ये सब तो बहुत सीधी सी चीज है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर, आपका जो यू आई मीन से जो रिसोर्स है उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको लोकेट करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई करने से यहाँ सीधा सा मतलब ये है कि एक तो आपकी ये हो गई डोमेन, और इसके साथ जो भी आपके टर्म्स वगैरह एक्स्ट्रा आते हैं, जैसे कि पाथ, किस पाथ में, किस फाइल में, जो भी होता है, उन सबको मिला के आप यूआरआई बोल देते हो। और यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कहाँ से आप लोकेट कर रहे हो। तो बोला जा रहा है इसमें जो सेट ऑफ कैरेक्टर है, सेकेंड कॉलन, जस्ट वेट, फर्स्ट कॉलन ये, सेकेंड कॉलन वही बोला जा रहा है, जो इमीडिएटली राइट में, इमीडिएटली राइट में क्या है, 80। तो भाई 80 क्या है आपका, तो 80 आपका पोर्ट है, तो ये हो जाएगा आपका सही, बिल्कुल। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फ्लोइंग पाइथन कोड। कि ये जो कोड दे रखा है ये क्या करेगा, कैसे पता होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथन डेकोरेटर्स एक्चुअली करते क्या है। ये क्यों सही है, ये क्यों नहीं है, उसके ऊपर तो मैं डिस्कस कर ही लूंगा। बाय द वे, आप में से किसी को पता है क्या कि पाइथन डेकोरेटर्स कैसे काम करते हैं? ठीक है, अगर आपको वीएस कोड दिख रहा है फिर तो ठीक है, ये आपका कोड दे रखा है। और ये पाइथन डेकोरेटर का यूज करा गया है। पाइथन डेकोरेटर करता है क्या जनरली, कि आपने जो भी लिखा, ठीक है, @ लगा के जो भी लिखा वो अब डेकोरेटर बन चुका है। डेकोरेटर मतलब क्या समझते हो, जैसे आपके पास एक केक है, बिल्कुल सिंपल है, और फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, आपने उसे किसी डेकोरेटिंग मशीन में डाला, इस तरफ से आपने डाला, उस तरफ से बिल्कुल केक बन के निकला। जैसे इस तरफ से आपने आलू डाला, उस तरफ से सोना बन गया, कुछ वैसा ही। खैर, तो मुद्दे पे आते हैं। यहाँ आपका एक फंक्शन है जो कि डेकोरेटर है। डेकोरेटर मतलब क्या, ये कुछ लेगा, कोई ना कोई फंक्शन इसको अपने अंदर चाहिए। क्या लेगा, कैसे देते हैं, तो जो भी आप फंक्शन के आगे में डेकोरेटर बनाओगे और उसके नीचे जो भी डेकोरेटर लिखोगे, वो डेकोरेटर आपका उस पर्टिकुलर फंक्शन में चला जाएगा। मतलब ये डेकोरेटर है, इसके नीचे एक फंक्शन लिखा, तो ये फंक्शन इसमें ऑटोमेटिकली चला जाएगा एज ए पैरामीटर्स। ठीक है। फिर आप इस फंक्शन के ऊपर कुछ डेकोरेट करते हो, कुछ एक्स्ट्रा काम करते हो, चाहो तो कर सकते हो, वरना एज इट इज आप कॉल कर लेना। इन शॉर्ट, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपने फंक्शन 2 को करा कॉल, बट फंक्शन 2 को कॉल करा, ठीक है समझ रहे, बट फंक्शन 2 क्या कैसे कॉल होगा। तो फिर ये आपका फंक्शन 1 में जा रहा है, मतलब ये यहाँ जा रहा है। ठीक है, ये जो फंक्शन 2 है ये इसके अंदर जा चुका है अब, और आपने यहाँ पे कॉल करा फंक्शन 1। ठीक है, मतलब ये एक एक चीज देखना, ये फंक्शन है, कंफ्यूज मत होना, एफयूएनसी लिखा है, ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है। तो फंक्शन 2 इसके अंदर चला गया, ये एक्स अभी फंक्शन 1 है, और फंक्शन को, ये जो आपका था डेकोरेटर, आपने फंक्शन 2 को कॉल करा, ये तो लेकिन इसके अंदर है, तो जब ये एग्जीक्यूट होगा, तो ये एक्स एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये वाला एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यही तो इसके अंदर जा रहा है ना, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे। तो ये एग्जीक्यूट होगा, बट इससे पहले प्रिंट करके कुछ दे रखा है, तो वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब आई एम अ डेकोरेटर, आई एम अ ऑर्डिनरी फंक्शन, पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा। अगर मैं आपको सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, तो एक चीज आप देखो यहाँ हो क्या रहा है,
कि ये जैसे ही आपने लिखा @फंक, फंक लिखने का क्या मतलब है? फंक के ऊपर आपने @ लगाया, मतलब इसका सीधा है कि आप इसके नीचे जो भी फंक्शन लिखोगे ना, वेट, सपोज करो मैंने अभी ये कोई डेकोरेटर वगैरह नहीं है, ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन 2 लिख रखा है। तो आप क्या करोगे, जैसे ही फंक्शन लिखोगे और चाहते हो ये फंक्शन इसके अंदर पास हो जाए, तो आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, आपने इस फंक्शन को एज अ पैरामीटर इसके अंदर पास कर दिया, यही होता है ना जनरली। बट जब आप बनाते हो डेकोरेटर तो इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस आप ऐसे ऊपर लगा दो और ये इसके अंदर जाके कॉल हो जाएंगी। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि जो आउटपुट आनी है वो क्या आएगी। बाय द वे यहाँ आउटपुट नहीं आ रही। ठीक है, कुछ समझ आया कि कैसे पहले आई एम अ डेकोरेटर यहाँ कॉल हो गया, फिर आई एम ऑर्डिनरी फंक्शन कॉल हो गया। तो यही आपके डेकोरेटर का काम होता है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिर ये आपका यहाँ पे करेक्ट, मतलब करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। तो इस कोड का इनमें से कौन सा आउटपुट होगा, देख। तो अब ये क्वेश्चन रहा, इसमें क्या क्या हो रहा है। तो फिर मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि टर्म्स सेम है ना दोनों में, तो इशू हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशन का खैर। तो फिर अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक फंक्शन 1 दे रखा है। ठीक है, और ये डेकोरेटेड है, मतलब इसके नीचे जो भी फंक्शन लिखेंगे ये इसके अंदर जाएगा। यहाँ फंक्शन नाम के पैरामीटर में ये चला गया। अब देखोगे ये यहाँ डल है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ तो यूज हुआ ही नहीं, इसका यूज हुआ ही नहीं कभी, ये बस इसके अंदर चला गया। खैर, तो फिर इसके बाद क्या होगा कि अंदर एक रैपर फंक्शन मतलब कोई ऐसा फंक्शन समझ लो जो कि नेस्टेड फॉर्म में हो, वो कुछ रैप कर रहा हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा काम करके दे रहा हो। मतलब आप कुछ भी यहाँ दे सकते थे, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता था। तो फिर आपने F2 को कॉल करा। F2 किसके अंदर है, इसके अंदर एज अ डेकोरेटर, तो ये ऑलरेडी इन सबको कॉल करेगा। तो फिर क्या होगा, तो कुछ नहीं होना यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ बोला जा रहा है कि हे देयर प्रिंट कर दो। ठीक है जी, कर देंगे प्रिंट। फिर क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, और फिर बोला जा रहा है इफ बी इज इक्वल टू जीरो, अगर बी जीरो है तो हेलो प्रिंट करो और रिटर्न हो जाओ। बट ऐसा नहीं है ना, तो आप इसी को रिटर्न कर दो। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है, आप इसी को रिटर्न कर दो। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने ए और बी में जो भी दिया था वो यहाँ चला आया। ऐसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कुछ पास करते हैं ना, जैसे मैंने बोल दिया 3 4, 3 4 नहीं, कुछ एक्स वाई में बोलता हूँ, एक्स और वाई। तो ये इसके अंदर डेकोरेटेड है। तो ये जो आप नेस्टेड वाला फंक्शन लिख रहे हो, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, ये दूसरा वाला फंक्शन, ये एक्स और वाई जो होता है, मैं यहाँ x1 दे देता हूँ, मैं यहाँ y1 दे देता हूँ, ये इसके अंदर चला आएगा। ऐसा ही होता है, आपने यहाँ से जो भी पास करा वो इस नेस्टेड वाले में चला आएगा। और बोल रहा है अगर बी जीरो है तो हेलो प्रिंट करो। बट भाई बी तो मैं 5 पास कर रहा हूँ F2 के अंदर, 5 पास कर रहा हूँ ना मैं। अगर मैं 5 पास कर रहा हूँ तो हेलो कैसे प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, हे देयर। सिर्फ और सिर्फ हे देयर। यहाँ देखो मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, हे देयर, यहाँ सिर्फ हे देयर प्रिंट हुआ है। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ आ रही हो। हे देयर प्रिंट हुआ है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर ये आपका यहाँ क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 6 में ये डबल एक फंक्शन है, ये अपने अंदर एक पैरामीटर ले रहा है और फिर यहाँ कुछ नहीं ले रहा। तो फिर यहाँ से आप जो भी पास करोगे ये इसके अंदर आता है, और यहाँ कुछ ले नहीं रहा है तो फिर कुछ नहीं आएगा, बहुत सीधी सी बात है। और यहाँ पे अगर कुछ नहीं आएगा तो फिर यहाँ से पास करके क्या, पास नहीं कर रखा है। तो आपने F1 को कॉल किया, F1 क्या है, ये रहा डबल के अंदर, ये डबल डेकोरेटर है, ये फंक्शन है, इसके अंदर चला गया और इसके अंदर ये 3 टाइम्स कॉल हो रहा है। तो फिर आउटपुट क्या आना है, पहली बार F1, ये फंक क्या है, यही F1 इसके अंदर पास किया, इसको आपने 3 बार कॉल किया, तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो देयर हेलो देयर हेलो देयर। ठीक है, हेलो देयर हेलो देयर हेलो देयर, 3 टाइम्स हेलो देयर आ गया आपका। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ बोला गया है कि वेब इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैंड अलोन GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वेब जो है आपका वो कैसे, और फिर वेब इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉम स्टैंड अलोन GUI एप्लीकेशन बिकॉज, क्यों, देखो GUI सिर्फ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से रिलेटेड चीजें हैं। वेब एप्लीकेशन में क्या होता है कि सर्वर और क्लाइंट जरूरी नहीं कि सेम मशीन पे हो। कैसे डिफरेंट है, GUI में तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है तो वो तो मशीन पे रहता है। दूसरा डिफरेंस क्या, वेब एप्लीकेशन कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर, बिल्कुल कहीं से भी आप वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। और जहाँ तक बात रही स्टैंड अलोन GUI एप्लीकेशन की, तो सिर्फ आप उसको मशीन पे मतलब आई मीन से एक्सेस कर सकते हो जहाँ पे वो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो यही बेसिक बेसिक मैं अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस बताऊं दोनों में, तो डिफरेंस है
क्योंकि होता क्या जनरली वेब एप्लीकेशन है तो उसमें सर्वर है क्लाइंट है, तो फिर जरूरी नहीं कि वो सेम मशीन पे हो, दोनों सर्वर किसी और मशीन पे होगा, क्लाइंट किसी और मशीन पे होगा। वेब एप्लीकेशन को आप कहीं से भी, फॉर एग्जांपल वेब एप्लीकेशन का एक एग्जांपल देता हूँ जो सर्वर पे चल रहा है और उसको ब्राउजर के द्वारा आप एक्सेस करते हो, जीमेल, फेसबुक। जीयूआई एप्लीकेशन कौन सा? एमएस वर्ड, फोटोशॉप, एडोबी। ठीक है, एडोब बोलते हो, एडोबी। मेरी थोड़ी यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर करना। तो वो स्टैंड अलोन जीयूआई, जीयूआई हो गया। ठीक है, उसको कोई सर्वर वगैरह की जरूरत नहीं, वो एक मशीन पे तो जहाँ इंस्टॉल्ड है वहीं चलेगा आपका जीयूआई। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जीयूआई से मेरा क्या मतलब है। अब एक कोड ये दे रखा है, चलिए इसको भी देख। क्वेश्चन दे रखा है कि क्या आउटपुट आएगा, जो ऑप्शन आएगा वो तो मैं बता ही दूंगा। जब आप इस कोड को चलाओगे ना यहाँ पे, तो आपने क्या करना होता है, जब भी आप राउटर डिफाइन करते हो तो ठीक है, राउटर डिफाइन करो, एंड पॉइंट सेम नहीं होनी चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल कि यहाँ पे एंड पॉइंट तो सेम ही है दोनों का, शायद पेज 1 या फिर इसका पेज 2 था, तो देखते हैं। इसका पेज 2 था, ठीक है, इसका पेज 2 था। और अंदर का जो फंक्शन होगा उसका नेम सेम नहीं होना चाहिए, बट यहाँ सेम है। जब कभी भी ऐसा होता है, देखते हैं क्या आता है, कैसा एरर आता है। एरर आएगा ये फॉर श्योर, बट देखते हैं कैसा एरर आता है। देखो, ये आपके एरर दे रखे हैं यहाँ पे, गौर से देखना कैसा एरर आया। एसर्शन एरर आया, तो याद रखना, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि एसर्शन एरर आता है आपका यहाँ पे। यही चीजें आपके यहाँ पे बताई गई हैं, इट विल थ्रो एन एसर्शन एरर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बिल्कुल सही, यूआरएल क्या करता है, यूनिक रिसोर्स जो होते हैं वेब पे उसको पॉइंट करते रहता है कि इसका लोकेशन कहाँ है, ये है कहाँ। और फिर से आप राउटर डिफाइन करो तो दो रूल। पहला रूल, एंड पॉइंट सेम नहीं होना चाहिए। आई होप आपको पता हो ये एंड पॉइंट क्या है, राउटर क्या है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या, ये जो फंक्शन का नेम है ना, ये जो फंक्शन का नेम है, ये सेम नहीं होना चाहिए, ये डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ तो सेम हो गया, सेम हो जाएगी तो एरर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका एरर आ गया। ठीक है, एसोसिएशन एरर, फंक्शन की नेम अंदर वाली सेम नहीं होनी चाहिए, होगा तो एरर आएगा। और ये तो मैंने अभी बता ही दिया। अब आई क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस आर ट्रू। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, तो ये आपका एक एट्रीब्यूट होता है, फॉर्म एट्रीब्यूट। ये कब इसका यूज करा जाता है, तो जब भी आप पोस्ट वगैरह करते हो ना, तब यूज करा जाता है फॉर्म एलिमेंट में। क्यों? क्योंकि ये एट्रीब्यूट है, ये डिफाइन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सुनना। ये जो आपका सेम टाइप एट्रीब्यूट है, ये डिफाइन करता है कि डेटा कैसे इनकोडेड होगी। सर्वर पे भेजोगे ना आप डेटा, फॉर्म में क्लिक करोगे तो डाटा सर्वर पे जाएंगी। फॉर्म में एक एक्शन एट्रीब्यूट होता है, उसके थ्रू मैंने प्रोजेक्ट में भी एक्सप्लेन करा था ये सारी चीजें। तो डाटा कैसे सर्वर पे जाएंगी ये वो बताता है आपका एट्रीब्यूट। सर्वर आई मीन जो सर्वर पे जाने से पहले डाटा को एनकोड कैसे करोगे, इसका ये काम है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। फॉर्म एलिमेंट जब कभी भी पोस्ट रिक्वेस्ट हो तभी चलेगा, गेट में क्यों चलेगा भाई। फॉर्म में आप गेट कर रहे हो, गेट मतलब जो फॉर्म का कोड लिखा है जिसमें आपका इनपुट फील्ड वगैरह वो आ जाएगा। बट ये कब चलता है, जब सर्वर पर डाटा भेजना हो। सर्वर पे कब हम डाटा भेजते हैं, किसका यूज करके, तो पोस्ट का यूज करके, तो सही है। दूसरा, जब भी आप लिखते हो ना मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा, इसका मतलब क्या होता है कि ये फाइल रिक्वायर्ड है अपलोड करने के लिए, तो ये आपके ब्लॉक ऑफ डाटा की तरफ भेजा जाता है। ज्यादा कुछ नहीं, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था आपका। और ये खैर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग लाइंस कोड, इनमें से कौन सा लाइन, कौन सी चीजें यूज करी जाती है पोर्ट को चेंज करने के लिए, कि आपको 8000 पोर्ट करना है। जनरली कुछ और पोर्ट आता है, 5000, 550, कुछ भी आप चेंज करना चाहते हो, तो ऐसे डिबग ऐप डॉट रन जो लिखते हैं उसके अंदर डिबग इक्वल टू ट्रू लिखते हैं। ऐप कैसे बनाते हैं, फ्लास्क, और एंट्री पॉइंट का नेम जो होता है वो पोर्ट इक्वल टू आप 8000 दे दोगे तो सही हो जाएगा ये आंसर। एक ऑप्शन और है, इनमें से कौन सा सिंटैक्स यूज करा जाता है इमेज को ऐड करने के लिए एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, तो कुछ नहीं, ये आपकी जो टेम्पलेट इंजन होती है वो, आई मीन टू से ये करली ब्रैकेट, डबल करली ब्रैकेट, यूआरएल फॉर एक मेथड होता है, जैसे आप फ्लास्क इंपोर्ट करते हो वैसे ही इंपोर्ट कर लोगे इसको भी। और उसमें से पहला लोकेशन आप देते हो, जैसे स्टैटिक फोल्डर में था ना, चीजें चीजें जिस फोल्डर में थी वो, तो स्टैटिक फोल्डर में फाइल का जो नेम होगा, फाइल का नेम है इमेज अंडरस्कोर नेम डॉट पीएनजी, तो आप वो दे देते हो। ये जो आपकी आई मीन टू से ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ये डाला रहेगा और आपको समझ होनी चाहिए। पहला पैरामीटर
जो आपकी फाइल का नेम है वो, दूसरा उस पर्टिकुलर पहला फोल्डर का नेम, डायरेक्टरी नेम, दूसरा उस पर्टिकुलर फाइल का नेम जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो। ठीक, सबसे पहले आपने लिखा है डेकोर 1, ठीक है जी, डेकोर 2, डेकोर और डेकोर 2। क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है, आपने इसको लिखा मतलब यहाँ से जो भी आ रहा होगा ना वो इसके अंदर एज अ पैरामीटर पास हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा डेकोर 1 में। आपने यहाँ से यहाँ लिखा मतलब लाइन 83 से ये दोनों, इसका मतलब है जो भी ये डेकोर 2 रिटर्न करेगा वो डेकोर में पास होगा, जो भी डेकोर रिटर्न करेगा वो डेकोर 1 में पास होगा। और डेकोर 2 में क्या होगा, तो डेकोर 2 के नीचे आपने एक फंक्शन लिखा है, तो ये जो आपका फंक्शन है ना ये जाएगा किसमें, डेकोर 2 में, एज ए फंक्शन 3 यहाँ लिख रखा है। और आपने s इक्वल टू फंक्शन 3 को कॉल करा तो s में ये प्रिंट s क्या रिटर्न कर दे रहा है, ये रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड। तो फिर s में आपका हेलो वर्ल्ड आके स्टोर हो जाएगा। आप रिटर्न क्या कर रहे हो, s डॉट लॉवर, इसको लॉवर में आप कर रहे हो, बट क्या क्या ही फायदा, ये तो ऑलरेडी लॉवर फंक्शन है। और आपने यहाँ से क्या रिटर्न किया, ये रैप 1 आप रिटर्न कर रहे हो, मतलब इस फंक्शन को आपका डेकोर 2 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल बताऊं डेकोर 2 क्या कर रहा है, तो डेकोर 2 अपने अंदर इसको ले रहा है और रिटर्न किसको कर रहा है, तो भाई रिटर्न इसको कर रहा है। तो ये अब डेकोर के अंदर चला जाएगा, डेकोर के अंदर गया, आपने कॉल करा इसको, कॉल करते ही आई मीन सो डेकोर के अंदर, हाँ जी हाँ, यहाँ आपने कॉल करा, कुछ नहीं, आपने इसको कॉल करा और ये आपका रिटर्न कर रहा था ये स्ट्रिंग, तो इसके अंदर ये अपर में इसको डॉट अपर करके अपर केस में चेंज कर देगा। अब ये सारे के सारे कैपिटल हो चुके हैं। फिर सबसे ऊपर आया डेकोर 1, डेकोर ने जो, देखो डेकोर 2 ने इसको लिया, डेकोर 2 ने जो रिटर्न किया वो डेकोर 1 में, डेकोर में गया, जो डेकोर रिटर्न करेगा वो इस पे जाएगा टॉप पे। तो फिर इसने क्या रिटर्न करा था, अपर, सारे के सारे टेक्स्ट को अपर केस के अंदर। तो फिर ये अब इसके अंदर जाएगा डेकोर 1 में। और इसको आपने क्या करा, यहाँ से स्प्लिट कर दिया, जहां जहां स्पेस आ रहा था स्प्लिट हो जाएगा, तो हेलो वर्ल्ड स्प्लिटेड फॉर्म में आएगा और कैपिटल आएगा, क्योंकि आपके डेकोर ने उसको क्या करा था, उसको कैपिटल बना दिया था। चलाते हैं इसको देख के क्या आता है आपका। देखो हेलो वर्ल्ड एक लिस्ट में आपका आ गया, उसने इसे कैपिटल कर दिया। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना शायद से, इसमें क्या हो रहा है कि अपडेट नाम का एक फंक्शन है, उसके अंदर आप एक फंक्शन भेज रहे हो, ठीक है, ये ओरिजिनल फंक्शन नेम से। और फिर क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे इसके अंदर कुछ आर्गुमेंट, वेट, कुछ आर्गुमेंट भी पास करा गया है क्या, आर्गुमेंट, ठीक है, मैं सपोज करता हूँ आपने खुद से ही कुछ पास कर दिया, खुद से ही कुछ पास कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे, कि अपडेट के अंदर आपने इसको डाला, इस पूरे फंक्शन को आपने यहाँ से उठाया अपडेट के अंदर डाल दिया। बहुत सीधी सी बात है। अपडेट क्या रिटर्न कर रहा है, अपडेट अपडेट रिटर्न कर रहा है my function 2। तो और ये my function 2 रिटर्न कर रहा है, तो ये किसके अंदर जाके स्टोर होगा, इसके अंदर, क्योंकि जब भी आप फंक्शन कॉल करते हो फंक्शन जो भी रिटर्न करता है वो इसके अंदर स्टोर होता है ना। तो अगर हम इसको यहाँ कॉल कर लें 4 3, दो नंबर हमने इसको यहाँ पे डाल के कॉल कर लिया, उस केस में क्या होगा, ये आपके जो भी यहाँ हमने कॉल करा था वो इसके अंदर आ जाएंगे। इतना तो आपको पता है, ये आर्गुमेंट कैसे लेते हैं पाइथन में, जब मल्टीपल आर्गुमेंट्स आने वाले होते हैं तो हम कुछ ऐसे स्टार सिंक लिख देते हैं, स्टार लिख देते हैं, और जो भी आर्गुमेंट दे सकते हो आप, कुछ भी यहाँ दे सकते थे बाय द वे। तो फिर ये आपका आ गया, मैंने यहाँ दो नंबर पास करा है, और मैंने इसके अंदर my function 1 को कॉल कर रखा है, मैंने इसी को कॉल कर रखा है, ओरिजिनल फंक्शन को मैंने नहीं कॉल करा जो कि मैं पास कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से एक्सेस कर लिया, कर सकते हैं क्योंकि ये ग्लोबल मेमोरी स्पेस में है, लोकल मेमोरी स्पेस में नहीं है। आई होप अगर आपने पाइथन पढ़ा है ना तो आपको पता होगा कि ग्लोबल मेमोरी स्पेस क्या होती है, लोकल क्या होता है, लिटरली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते पीडीएस से, आई एम सो मैड 1 के रिगार्डिंग, बट थोड़ा वो तो पता होना ही चाहिए, प्रोजेक्ट में ये इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर इसने क्या करा, my function 1 को कॉल कर लिया, तो my function 1 क्या कर रहा है, सम करके ए और बी जो भी इसके अंदर आप भेजोगे उसको प्रिंट कर दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। फिर जो भी आर्गुमेंट आए थे, दो चीजें 3 और 6 जैसे मैंने भेजा, तो आपने उसे क्या करा यहाँ पे, आपने उसको अनपैक कर लिया, आर्गुमेंट ए और बी, मतलब ए में 3 आ जाएगा, बी में 6 आ जाएगा, फिर आप क्या करो, दोनों को जोड़ के दोनों के स्क्वायर कर दे रहे हो। व्हाट इफ मैं यहाँ पे 3 और 2 पास करूं, तो क्या आएगा अपन लोग का आउटपुट। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, फिर से समझो, आपने एक वेरिएबल बनाया, उसमें एक फंक्शन को कॉल करा, तो सीधी सी बात है फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो इसके अंदर आएगा। और आपने उसके अंदर my function 1 पास कर दिया, बिल्कुल पास करा है आपने यहाँ पे, ये my function 1 ओरिजिनल फंक्शन है,
बट आपने यूज नहीं करा, आप पास करो ना करो डेट्स नॉट अ बिग डील, बट ठीक है पास किया गया है तो ठीक है। इंस्टेड आपने ओरिजिनल फंक्शन को देखो, आइदर आप ओरिजिनल फंक्शन को या फिर आप इसको कॉल करते तो वही होता, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन को ही आपने यहाँ पे पास करा है। बट कोई नहीं, उसने डायरेक्ट करा है तो ठीक है। और ये फंक्शन सम कर रहा है, और फिर जो भी आर्गुमेंट आप पास करोगे, क्योंकि आपने अपडेट वाले को यहाँ पे कॉल करा है, तो अपडेट वाला फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा होगा, जैसे वो माई फंक्शन टू रिटर्न कर रहा है, तो फिर वो किसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, तो ये रिटर्न कर रहा है माई फंक्शन टू अपडेट, ठीक है इसको। तो ये अगर कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो जिस वेरिएबल पे आप उस फंक्शन को कॉल करते हो उसमें स्टोर होता है, ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो ये फंक्शन इसमें आ जाएगा, मतलब ये माई फंक्शन टू। और इसके अंदर अब आप जो भी पैरामीटर पास करोगे ना वो यहाँ चला आएगा, ठीक है। इन्हीं दोनों पैरामीटर को लेके आपने माई फंक्शन वन कॉल करा, वो तो सम कर देगा दोनों का। और फिर आपने क्या करा, इसी के अंदर माई फंक्शन टू के अंदर आपने यहाँ पे दोनों को जोड़ के उसकी स्क्वायर कर दी, तो फिर इसका पैरामीटर आएगा 6 और 25, आई मीन से 5 और 25, क्योंकि 3 2 पहले यहाँ पे आप सम कर लो, ये सम कर देगा, ए और बी दोनों इसमें जाएंगे, 3 और 2 और सम हो जाएगा। और फिर यहाँ पे दोनों को सम करके उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। कहने का मतलब सीधा है कि जब भी आप कोई नेस्टेड फंक्शन बनाते हो और आपने उसे रिटर्न करा, तो आप पेरेंट फंक्शन को जिसके ऊपर कॉल कर रहे हो ना, जिस वेरिएबल के ऊपर, उसी के थ्रू आप जो यहाँ पास करोगे ना वो उसके इस चाइल्ड फंक्शन में चली जाएंगे। इसमें से क्या क्या ट्रू हो जाएगा, तो माई फंक्शन वन सम प्रिंट कर रहा है, ठीक है जी, सम प्रिंट कर रहा है और स्क्वायर भी प्रिंट कर रहा है 200%। माई फंक्शन अपडेट वर्क्स इन वे पाइथन डेकोरेटर वर्क्स एग्जैक्टली, पाइथन डेकोरेटर से ऐसे ही काम करता है एग्जैक्टली। अपडेट के अंदर आपने फंक्शन पास करा, और फिर आप यहाँ जो भी पास कर रहे हो वो इसके अंदर जा रहा है, इसका जो नेस्टेड होगा चाइल्ड, क्योंकि यहाँ से इसने इसको रिटर्न कर रहा है, तो ये इसके अंदर आ गया, माई फंक्शन टू इसके अंदर आ गया। जैसे ही आपने इसको कॉल करा तो फिर क्या होगा, ये रिटर्न क्या कर रहा था, ये रिटर्न कर रहा था ये, तो फिर ये यहाँ आ गया कुछ ऐसा, फिर आपने इसके अंदर पास कर दिया। तो एग्जैक्टली पाइथन डेकोरेटर्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। अब ये वही चीज़ है कि एग्जीक्यूट होगा तो जो भी मैंने बताया। डिफॉल्ट मेथड क्या है राउटर डेकोरेटर के लिए, तो गेट मेथड डिफॉल्ट होता है, क्योंकि यहाँ देखो हमने यहाँ राउटर बनाया था ना, तो फिर यहाँ कोई मेथड हमने नहीं डाल रखा है, कुछ नहीं डाल रखा है, तो ये गेट है। अगर हमें पोस्ट डालना होता तो हमें यहाँ एक मेथड नाम का होता है पैरामीटर, उसमें डालना पड़ता भाई, डिफाइन करना पड़ता, गेट होगा या फिर पोस्ट होगा, ठीक है। तो गेट के लिए कुछ नहीं डालना, गेट फ्री है गेट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूआरएल, यूआरएल के रिगार्डिंग कौन सा इनमें से करेक्ट है, तो सबसे पहला ऑप्शन ये जो आपका दे रखा है ये डोमेन है। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ अब और दिख रही। हाँ रिकॉर्डिंग में आई जाएगा, ये वही चीज़ है, कुछ नहीं, ये जो फंक्शन अभी हमने कॉल करा था कि नंबर ऑफ, मतलब माई फंक्शन वन क्या कर रहा है, तो भाई सम कर रहा है। माई फंक्शन वन क्या कर रहा है, माई फंक्शन वन ये, तो सम और स्क्वायर दोनों प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल फंक्शन वर्क कर रही है जैसे डेकोरेटर वर्क करता है, एग्जैक्टली आपने ये समझ लिया ना, डेकोरेटर आपका क्लियर है फिर तो। और डिफॉल्ट मेथड जो होता है राउटर डेकोरेटर के लिए वो क्या होता है, तो भाई वो पोस्ट होता है, जैसे हमने यहाँ पे ये डिफाइन करा था राउटर, तो हमने कुछ ऐसे डिफाइन करा था, तो ये डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट आपका गेट मेथड होता है यहाँ पे कि रीड करना है कुछ, आपको पोस्ट करना है, तो मेथड इक्वल टू कुछ ऐसे आपको एक लिस्ट के अंदर जो भी मेथड चाहिए, गेट पोस्ट अपडेट डिलीट, वो डिफाइन फिर करना पड़ेगा कि भाई मुझे ये मेथड चाहिए। अब एक चीज और कि इनमें से www.example.com क्या है, ये आपका एक URI दे रखा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ये पूरा। तो बोला जा रहा है ये क्या है, ठीक है, मतलब ये क्या है, क्वेरी स्ट्रिंग है, बिल्कुल नहीं भाई, ये तो डोमेन है, ये गलत हो गया। और ये क्या है, स्लैश स्टूडेंट मार्क्स डॉट एच, मतलब कह रहा है स्टूडेंट नाम की डायरेक्टरी में ना एक marks डॉट एच टी एम एल करके फाइल है भाई, रिसोर्स है पाथ का, उसको एक्सेस करो। और इसकी आईडी क्या है, 2201, 2001। और ये आपका क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये example.com क्या है, डोमेन का नेम है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर ये अपन लोग का एक क्वेश्चन रहा, अब देखते हैं ये कैसे क्या वर्क कर रहा है। वैसे मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। जब आप इन सबको कमेंट कर दोगे ना, फिर देखते हैं नीचे कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे बहुत सीधी फ्रॉम फ्लास्क, ठीक है जी, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ऊपर एक बार डिफाइन कर देता हूँ, बार बार क्यों कॉपी करता रहूँ मैं, ठीक है। सब सही है फिर अब तो। और बोला क्या जा रहा है कि आपका यहाँ पे जब ये आएगा, होम आएगा, मतलब सिर्फ स्लैश राउटर कुछ नहीं,
तो हेलो स्टूडेंट रिटर्न कर देना, ठीक है जी, हो जाएगा। और बोला जा रहा है होम आएगा और नेम आएगा। होम कुछ ऐसा आएगा, जो आपका यूआरएल होगा ना वो कुछ ऐसा होगा, होम होगा, और नेम होगा, जैसे मैं बोल देता हूँ कश्यप, ठीक है, कुछ ऐसा। तो फिर ये जो आपने कश्यप लिखा है ना, ये नेम के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो। हाँ, आप इसके यहाँ पे टाइप भी डिफाइन कर सकते थे, आप स्ट्रिंग लिख सकते थे बाय द वे। तो बोला जा रहा है कि जब ये वाला चले तो प्रिंट करना हेलो, जो भी आप यहाँ नेम पास करोगे वो इस फंक्शन, जो भी फंक्शन आप डिफाइन करते हो राउटर के नीचे में, उस फंक्शन के अंदर जो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हैं वो चला आता है। तो हेलो IITM स्टूडेंट्स, अगर मैं कश्यप लिखता तो आता हेलो कश्यप स्टूडेंट, अनुष्का लिखता तो आता हेलो अनुष्का स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये प्रिंट क्या करेगा, फॉर दैट हमें जानना पड़ेगा ना कि आ क्या रहा है। देखो जब ये आएगा आपका कुछ नहीं है यहाँ पे, ये तो हेलो स्टूडेंट प्रिंट कर देगा, ठीक है। इफ फ्लास्क एप्लीकेशन अगर इसके ऊपर रन कर रहा है, व्हाट विल ब्राउजर रेंडर, क्या रेंडर करेगा जब आप होम और IITM दोगे। तो फिर नेम के जगह क्या आ जाएगा, IITM, तो क्या प्रिंट करेगा, हेलो IITM स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली यही प्रिंट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा सा लेंदी भी, अगर आपने पढ़ रखा है तो फिर नहीं होगा, तो फिर चलिए इसको कर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये पाइथन कोड जो दे रखा है, जो कि फ्लास्क ऐप के साथ बना है, उसमें दो HTML फाइल्स है टेम्पलेट फोल्डर में। टेम्पलेट एक फोल्डर है, उसके अंदर दो HTML फाइल्स है। फाइल कौन कौन सा, वेब HTML, web1.html। फाइल टू कौन सा, web2.html, ठीक है जी। और बोला जा रहा है कि भाई ऐप डॉट राउट, वेट, हाँ, बोला जा रहा है कि ऐप डॉट राउट अगर ये आता है स्लैश इंडेक्स आता है, तो इन्फो वाला कॉल हो जाएगा, जो फंक्शन आपने राउटर फंक्शन बना रखा है। और ये क्या रेंडर करेगा, web1.html। अगर इन्फो आता है तो web2.html कॉल होना है, सीधी सी बात है। और फिर क्या, फिर बोला जा रहा है ये आपका एक कोड रहा, पहला। दूसरा, जब इंडेक्स आएगा तो वेब 1 कॉल होना है, ये वेब 2। वेब 1 वेब 2 कर क्या रहा है भाई, कुछ नहीं, वेब 1 के अंदर है टाइटल, वेब 1 टाइटल के तौर पे, और लिखा है दिस इज द इंडेक्स पेज ऑफ माई वेबसाइट, और हेडिंग में H3 में, और पैरामीटर में लिखा है दिस पेज गिव्स इंट्रोडक्शन ऑफ वेबसाइट। वेब 2 में क्या लिखा है, जब आपका स्लैश इन्फो आएगा तो लिखा है कि ये इन्फो पेज है और ये इन्फॉर्मेशन दे रही है वेबसाइट का, डेट्स इट। फिर क्या बोला जा रहा है, फिर बोला जा रहा है कि जब आप ये इंडेक्स वाला कॉल करोगे, इंडेक्स दोगे तो क्या रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करना है भाई, इंडेक्स पे आप क्या दे रहे हो यहाँ पे, लुक, वेट, इंडेक्स पे आप दे रहे हो HTML, web1.html को आप कॉल कर रहे हो। तो web1.html क्या है, दिस इज द इंडेक्स पेज ऑफ माई वेबसाइट, दिस पेज गिव्स इंट्रोडक्शन ऑफ माई वेबसाइट, एग्जैक्टली यही होगा। और यहाँ आप इन्फो दोगे तो क्या आएगा, दिस इज द इंफॉर्मेशन इन्फो पेज ऑफ माई वेबसाइट, दिस गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ माई वेबसाइट, मतलब ये। तो ये दो आपका सही हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फिर ये बोल रहा है अ मॉडल कॉल्ड यूजर्स, एक मॉडल क्लास है यूजर्स, ठीक है, उसमें कौन कौन सी फील्ड है, ID, यूजर नेम, ईमेल, टेबल बना रखा है आपने डेटाबेस में। और बोला जा रहा है कि जब इसके ऊपर आप क्वेरी करोगे तो क्या आएगा, कर क्या रहे हो, यूजर डॉट क्वेरी डॉट ऑर्डर बाय, मतलब यूजर जो है ना, इसको आप ऑर्डर बाय कर रहे हो किसके थ्रू, तो यूजर नेम के थ्रू, यूजर डॉट यूजर नेम ऑल, सबको ऑर्डर बाय कर दो। जब आप ऑर्डर बाय करते हो तो क्या होता है, बहुत सीधी सी बात है, अल्फाबेटिकली आप सेट कर देते हो ऑर्डर बाय में। कुछ नहीं देते तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में खुद ब खुद सेट कर देता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही होगा और कुछ नहीं। और यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो नेम्स इसके इसके अंदर क्या आएगा, सारे के सारे जो नेम होंगे उनको असेंडिंग ऑर्डर में करके दे देगा, और यहाँ आप लूप चला रहे हो, ये 1 बाय 1 करके सबको प्रिंट कर देगा, कुछ ऐसा, डेट्स इट, यही था जो भी था। तो फिर वीक 6 का प्रैक्टिस असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 1, एज पर द नॉर्मल कन्वेंशन व्हाट डज VI रिपर, भाई VI क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने बताया था ये लैंग्वेज है इसका मतलब, ठीक है, ये डोमेन। और ये आपका बता रहा है कि PHP नाम का जो आपका है वो, ठीक है। VI क्या बता रहा है, जो API है वो। और VI बता रहा है कि पहले वर्जन का है, तो VI क्या पूछ रहा है, VI क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वर्जन रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने इसको कॉल करके भी दिखाया था, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक लिंक ओपन करता हूँ, ओ गॉड, फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं आ रहा, क्वेरी एंड होगा ना यहाँ पे, इन्होंने भी गलत लिख रखा है कोड। हाँ, मैंने लिखा, देखो, मैं बोल रहा हूँ भाई इंग्लिश में व्हाट इफ, मैं इसको हिंदी लिखता हूँ HN, फिर कुछ नहीं आ रहा, इग्नोर करो उसको। तो यहाँ वर्जन 1 के इस API से आप, मैंने कॉल कर लिया, क्वेरी अर्थो लिमिट मैंने 1, लिमिट कितनी थी मैंने आपको बताया था 100 थी, मैं 50 दूंगा तो 50 उससे रिलेटेड चीज आ जाएंगी। और यही डाटा कुछ ऐसा ही आता है, यही आपका जेसन है, डाटा आपका कुछ ऐसा ही आता है बैकवर्ड से, फिर आप उसको दिखाते हो। मैं किसी और चीज के बारे में सर्च करता हूँ,
मैं बोलता हूँ भाई इंडिया के बारे में सर्च करते, फिर देखते हैं क्या आता है। इंडिया के बारे में आ गया। इंडिया है और कंट्री है साउथ एशिया में। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव अलायंस, एटसेट्रा एटसेट्रा, 50 मतलब 50 चीजें आ गई अपन लोग के पास। ठीक है। ऐसे ही होता है जब आप कॉल करते हो ना फंक्शन को, तो ऐसे ही डाटा बैकवर्ड से आता रहता है। तो फिर V1 आपका क्या है, वर्जन। आई होप आपको चीजें यहाँ पे समझ आ गई होंगी। ठीक है। फिर उसके बाद एपीआई क्या क्या करता है। रेस्ट एपीआई तो आपको पता है क्या क्या करता है। तो रेस्ट एपीआई वही डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स है। रेस्ट हो गया, सोप हो गया, ग्राफ क्यूएल हो गया, तो ये सब डिजाइन, एपीआई को डिजाइन करने के प्रिंसिपल्स है। स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप जब भी आप नेटवर्किंग वेबसाइट को डिजाइन करते हो। किसके हेल्प से, तो एचटीटीपी का यूज करता है रेस्ट आपका। फिर सोप कुछ और कर रहा है, ग्राफ क्यूएल वो अलग सेंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक में। और क्या करता है ये, तो ये रिटर्न करता है जेसन। ठीक है। HTML XML कुछ ऐसा क्लाइंट को डिलीवर करता है, रिसोर्स डिलीवर टू क्लाइंट इंक्लूडिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज वैलिड अबाउट रेस्ट, तो कुछ नहीं भाई, स्टेटलेस है, पता ही है। हर एक रिसोर्स जो होता है ना, वो आइडेंटिफाई होता है एक यूनिक आइडेंटिफायर का यूज करके, जिससे आप बोलते हो URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। रेस्ट आर्किटेक्चर में क्या होता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, रिट्रीव कर रहा है रिसोर्सेस को, और सर्वर उसको वापस दे रहा है। बस यही है, स्टेटलेस है, सर्वर कुछ सेव नहीं करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू। कैसिंग क्या होता है, क्या आप में से किसी को पता है कि कैसिंग क्या होता है? मैंने बताया था ये भी। तो बात आई भाई कैसिंग की, मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि आपके ब्राउजर में कैसिंग कैसे होती है। आप खुद भी देख सकते हो। राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट को ओपन करना, और यहाँ से स्टोरेज में जाना। हो सकता है कि आपकी जो स्टोरेज वाली सेक्शन है वो कहीं अलग हो, दैट माइट बी पॉसिबल। तो जब आप स्टोरेज में जाओगे ना, तो आपको दिखेगा क्या क्या भाई। कैश्ड स्टोरेज, कुकीज, इंडेक्स डीबी। अब इंडेक्स डीबी क्या है, लोकल स्टोरेज क्या है, सेशन स्टोरेज क्या है, रहने देते हैं ये सब, बहुत ज्यादा हो जाएगा ये। आई थिंक ये वीक 9-10 में होगा। हाँ, तभी होगा ये, वैसे तो नहीं होने वाला है। तो कैशिंग में क्या होता है कि आपने एक बार इसको एक्सेस करा। मैं अब क्या करता हूँ, मैंने सपोज कर लो मैंने डाटा यहाँ से ऑफ कर दिया, और मैं कुछ टाइम के बाद फिर से आऊंगा, देखो अभी ये ऑफलाइन हो रहा है, दिखा रहा है यू आर ऑफलाइन, बट डाटा है पीछे से। ठीक है। बट ये नेटवर्क के कारण ऐसा दिखा रहा है। मैं ऑन कर लूंगा ऐसे, तो जैसे ही मैं ऑन कर लूंगा, तो फिर अब होगा क्या कि कुछ डेटाज आपका कंप्यूटर रख लेता है। यहाँ कैश स्टोरेज में देखो इसने क्या रख रखा है, इससे रिलेटेड डेटाज ये सब रख रखे हैं, ये सारे फाइल्स। देखो, सारे के सारे फाइल, कुछ HTML करके फाइल है, इनमें कुछ कोड होगा, यहाँ पे URL ये रहा इसका। और क्या क्या कर रखा है इसने, JS के फाइल है, .js। ठीक है। कंट्रोलर का कुछ फाइल है। जब आप असाइनमेंट पे जाते हो तो क्या होता है, लेटेस्ट पे क्या होता है नहीं, है ना, ये सारी चीजें। तो यही सब स्टोर करता है, ऐसे ही कैशिंग वर्क करती है। ठीक है। और कुकीज आपका क्या होता है, तो फिर मैं बहुत वेग लैंग्वेज में बता रहा हूँ कुकीज होता क्या है, क्योंकि है नहीं, बट मैं चलो फिर भी बता देता हूँ। छोड़ो, रहने देते हैं कुकीज को फिलहाल के लिए, ज्यादा हो जाएगा। कुकीज कुछ नहीं यार, आपने लॉग इन करा यहाँ पे, और फिर जब आप जाओगे, क्योंकि सर्वर तो आपका कुछ स्टोर करता नहीं है। कुकीज एक स्पेशल बोल सकते हो कीवर्ड होती है, जिसके थ्रू आइडेंटिफाई करता है सर्वर, अच्छा ये बंदा तो ऑलरेडी लॉग इन था। तो क्या बोला जा रहा है कि कैशिंग अलाउ करता है स्टोर करना सर्वर रेस्पॉन्स इन प्रॉक्सी फ्रंट एंड। प्रॉक्सी फ्रंट एंड मतलब क्या, एक्चुअल फ्रंट एंड जो दिख रहा है वो नहीं, प्रॉक्सी है कुछ, इस फ्रंट एंड के पीछे भी कुछ फ्रंट एंड है। सो दैट क्लाइंट नीड नॉट टू मेक रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर सेम रिसोर्स रिपीटेडली। ठीक है, सही है ये। अब बोला जा रहा है इनमें से कौन सा ट्रू है प्रॉक्सी सर्वर को लेके, तो बोथ 1 और 2 ट्रू है। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, देखो जनरली होता क्या है, फॉर एग्जांपल चाइना। चाइना में क्या सीन है कि ट्विटर, फेसबुक मोर और लेस, अगर मैं सही हूँ तो थोड़ा बहुत इंस्टा, या फिर पूरा इंस्टा बैन है पूरी तरीके से। बट पता नहीं कैसे उसके जो कुछ हायर ऑफिशियल्स हैं, या फिर कभी कभी तो जनता भी, वो भी एक्सेस कर लेती है ट्विटर को। कैसे होता है ये, तो प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा होता है। जनरली होता क्या है, आपने रिक्वेस्ट करा किसी वेबसाइट के लिए, किसी पेज के लिए, तो आपके कंप्यूटर का भी एक आईपी एड्रेस होता है कि ये रिक्वेस्ट आया कहाँ से। तो आइडेंटिफाई करेगा, अच्छा इसका ओरिजिन इंडिया है, चाइना है, तो बट इंडिया में तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट बैन है। अगर बैन है तो क्यों दिखाना, बोल देगा आप एक्सेस नहीं कर सकते। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है कि आप रिक्वेस्ट करते हो, तो वो रिक्वेस्ट पहले आपका कहाँ जा रहा था, सर्वर पे, डायरेक्ट सर्वर पे जा रहा था। ठीक है, मतलब वही आईपी एड्रेस के बाद फिर डोमेन नेम के बाद फिर। अब क्या होता है, अब आपका रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर पे जाता है, मतलब ये भी एक सर्वर ही है। ये क्या करता है, आपके आईपी एड्रेस को चेंज करके
एक अपना आईपी एड्रेस बना देता है और उस आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। अब एक्चुअल सर्वर को पता ही नहीं कि ये आईपी एड्रेस किसका है, कहाँ है। आप अपने आईपी एड्रेस को कुछ ऐसे ही हाइड करते हो। कई सारे ब्राउजर्स हैं, जैसे नॉट वीपीएन बहुत ज्यादा चर्चित है, प्रचार में भी बराबर देखते रहता हूँ। तो वही सब है प्रॉक्सी सर्वर, कि एक्चुअल आपकी आईपी एड्रेस पता ही नहीं होगी। कभी भी कोई हैकर हो गया, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी होगी, वो ट्रैक कैसे करती है, आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रैक करती है मोर और लेस। तो बोला जा रहा है प्रॉक्सी सर्वर कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल व्हाट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन इज एक्सेसिबल टू अनऑथोराइज्ड यूजर। एग्जैक्टली, अगर मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में पबजी बैन हो रखा है, मतलब मैं अनऑथोराइज्ड हूँ, मेरे फोन से रिक्वेस्ट जाएगा, बोलेगा भाई इंडिया में बैन है, चल नहीं सकता। मैं प्रॉक्सी का यूज करके कर सकता हूँ चीजें। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? कुछ नहीं, ये भी एक सर्वर एप्लीकेशन है जो एक्ट करता है इंटरमीडिएटरी बिटवीन क्लाइंट, जो रिक्वेस्ट मैंने रिसोर्स से, मतलब मैंने जो रिक्वेस्ट रिसोर्स, मतलब मैंने जो रिसोर्स रिक्वेस्ट करा वो, और जो सर्वर प्रोवाइड करेगा वो। ये बोलेगा आप खुद क्यों सर्वर से बात कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं मैनेज कर लूंगा सारी चीजें। तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट है आपकी। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग? देखो, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग जो है ना, वो सिस्टम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग काम करता है, सीधी सी बात है। क्लाइंट एंड सर्वर आर नॉट बाउंड टू फॉलो कॉमन प्रोटोकॉल। भाई बिल्कुल बाउंड है कॉमन प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए, एचटीटीपी वगैरह। क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम सर्वर, एग्जैक्टली सर्विसेज, और सर्वर क्या करता है, रिक्वेस्ट को प्रोसीड करके वापस क्लाइंट को रिजल्ट देता है, सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग गेट और एचटीटीपी मेथड के रिगार्डिंग क्या क्या ट्रू है? तो फिर सेफ होना चाहिए रेस्ट के रिगार्डिंग, आइडम्पोटेंट होना चाहिए रेस्ट के रिगार्डिंग। गेट तो आइडम्पोटेंट होता ही है ना। आइडम्पोटेंट होने का क्या मतलब है कि आप जितनी बार भी उसे रन करो, उससे आपके एक्चुअल डेटाबेस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर कोई फंक्शन है जो आइडम्पोटेंट नहीं है, वो कौन सा है? पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहे एक बार रीड करना चाहो, दो बार, पांच बार रीड करो ना भाई, डेटाबेस पे जो डाटा है उसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला। बट अगर आप कुछ पोस्ट कर रहे हो और आपने कुछ गलत पोस्ट कर दिया, तो फिर तो वो आइटम पोटेंट नहीं होगा ना। तो बोला जा रहा है कि गेट बिल्कुल आइटम पोटेंट है, ये एचटीएमएल फॉर्म को अलाउड करता है, एचटीएमएल फॉर्म्स को, बस कुछ खास नहीं। और डिलीट आपका क्या है? तो डिलीट भी आइटम पोटेंट होता है, सही है ये भी। विच ऑफ द इनवैलिड जेसन कौन सा है? जेसन का क्या मतलब है? आपकी की और वैल्यू जो भी हो ना, दोनों स्ट्रिंग में होनी चाहिए, ठीक है। तो इनवैलिड कौन कौन सा है अगर स्ट्रिंग है तो फिर स्पेशली कीज जो है आपकी, वो क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग में, मैंडेटरी है, कीज स्ट्रिंग में चाहिए। इस तरफ आप वैल्यू में जो भी डाटा दो मर्जी आपकी, ये तो बिल्कुल वैलिड है। ये सारे स्ट्रिंग हैं, और ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग नंबर स्ट्रिंग इंटीजर, ठीक है, बूलियन स्ट्रिंग स्ट्रिंग, सही है। ये इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पे वन दे दिया है इसने जो कि नंबर है, तो ये गलत है, आपका इनवैलिड है। अब बोला जा रहा है क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड चूज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इंपोर्ट जेसन कर रहे हो आप, मतलब जेसन को आपने इंपोर्ट करा, आज तक अगर आपने इसका यूज नहीं करा है तो एक बार करके देखना, इससे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। खैर, तो फिर यहाँ हो क्या रहा है, तो देखो, जब आप जेसन को इंपोर्ट करोगे ना, तो जेसन में फंक्शंस होते हैं कुछ, जेसन डॉट डम्प्स, ठीक है। उसका क्या काम होता है? जेसन डॉट डम्प्स के अंदर आप जो भी डिक्शनरी डाल दोगे, उसको कन्वर्ट कर देगा जेसन स्ट्रिंग में, ठीक है। मतलब सारी की सारी नहीं, नोट एवरी बोल सकते हैं। अगर आप एवरी बोलोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सारे के सारे पाइथन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट नहीं करता। जनरल डिक्शनरी बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे जो है डिक्शनरी है माई डिक्शनरी, इसको इसने डंप में डाला, जेसन डॉट डंप माई डिक्शनरी, तो ये इसको जेसन में कन्वर्ट कर देगा। और आगे जो ऑप्शन है, मेथड ये कन्वर्ट करता है एवरी, भाई एवरी नहीं, नॉट एवरी। एवरी पाइथन ऑब्जेक्ट में तो बहुत कुछ आ जाएगा, डिक्शनरी स्पेशली डॉट कीज कन्वर्ट करता है जेसन के एरे को, तो फिर ये भी यहाँ पे नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा ट्रू है एपीआई ऑथेंटिकेशन के रिगार्डिंग, तो देखते हैं। एपीआई की कैन बी इजिली रिट्रीव्ड, बिल्कुल रिट्रीव कर सकते हो एपीआई की। ऑथेंटिकेटेड यूजर रिक्वायर्ड टोकन्स टू एबल टू वर्क विद एपीआई, एपीआई जिसको आपने ऑथेंटिकेट कर रखा है, आप उसको एक्सेस करोगे तो आपको टोकन्स लगेंगे। अब टोकन क्या क्या हो सकता है, मैंने बता रखा है। टोकन आपका ओटीपी हो सकता है, ठीक है, कुकीज, बहुत सी चीजें मैंने बता रखी है। By the way, many APIs are protected to avoid use of overloading server, exactly। मैंने अभी विकिपीडिया का डाटा कॉल करा था, उस पे से आप 100 से ज्यादा
चीजें नहीं मांग सकते, लिमिट है उसकी 100, तो ओवरलोड करने से बचने के लिए वो रहती है। वैलिड जेसन कौन कौन सा है देखते हैं। जो वैलिड जेसन, जैसा मैं कीज स्ट्रिंग में होनी चाहिए, सारी की सारी स्ट्रिंग में है, यहाँ है। वैल्यू ये क्या है भाई, ये आपका स्ट्रिंग है, बट यहाँ तो डबल कोट है ही नहीं, रिजेक्ट कर दो। 27, ये सारी ये स्ट्रिंग है। सही है, ये सही है आपका। और इसका क्या सीन है, तो फिर एज 20, देखो यहाँ पे इसने इंटीजर को स्ट्रिंग में कर रखा है, इनकरेक्ट। यहाँ भी उसने वही कर रखा है, ये सही हो जाएगा आपका 200%। ठीक है, कोई और इशू तो नहीं, ट्रू। अच्छा अच्छा, यहाँ इंटीजर को तो स्ट्रिंग में चल सकता है, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ मिस्टेक क्या है, आपने कैपिटल ट्रू दे रखा है, ट्रू में टी दे रखा है कैपिटल। यहाँ पे क्या इशू है भैया जी, एज में 27 है, जॉन स्मिथ है, मैरिड है, ट्रू। यहाँ भाई इसने ये राउंड ब्रैकेट यूज कर लिया, ये भी गलत है, ये सही है आपका। चेक आंसर्स, आई गॉट 10.5 आउट ऑफ 12। कौन सा रह गया भाई, 10.5 क्यों, 10.5, अच्छा कुछ छूट गया था क्या। हाँ अरे ये भी तो होगा, कैशिंग इम्प्रूव करता है ओवरऑल क्वालिटी को। सही है। ठीक है, तो फिर चलते हैं अब हम अपने ग्रेडेड असाइनमेंट्स पे। सबसे पहला क्वेश्चन, रेस्ट क्या है, स्टेटलेस है। विथ रेस्ट को दिमाग में रखो, स्टेटलेस है, विथ कीपिंग दैट इन माइंड, इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन, कि आपकी जो हर एक रिक्वेस्ट है ना क्लाइंट से, वो इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से, बिल्कुल पहला रिक्वेस्ट दूसरा रिक्वेस्ट जो भी भेजा वो इंडिपेंडेंटली रन होगी, 200%। दूसरा क्या है, क्लाइंट कैन नॉट एज्यूम स्टेट ऑफ सर्वर, बिल्कुल क्लाइंट को स्टेट का, स्टेट को क्लाइंट का कुछ नहीं पता होता। स्टेट डजंट मेंटेन क्लाइंट्स प्रीवियस इंटरेक्शन, एग्जैक्टली, हाँ आप कुकीज का यूज कर सकते हो आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर क्या, और ठीक है ये तीनों तो हो ही गए। अब मान लीजिए ये गलत क्यों है, समटाइम द सर्वर कैन टेक एडवांटेज ऑफ एनी प्रीवियसली, बिल्कुल नहीं भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो सेशन स्टोर कर ले अपने अंदर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पोस्ट, पोस्ट के रिगार्डिंग क्या क्या ट्रू है। तो फिर भैया यहाँ बोला गया है कि ये एड इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ये एड इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। सेफ इन, बिल्कुल ये सेफ कैसे हो सकता है रेस्ट के कंटेक्स्ट में, क्योंकि एड इम्पोर्टेंट नहीं है ना भाई। इट इज अलाउड इन HTML फॉर्म, हाँ जी पोस्ट अलाउड होता है, डाटा भेजते हो आप। पोस्ट रिक्वेस्ट हैज अ बॉडी, एग्जैक्टली आप कुछ भेजते हो तो उसमें बॉडी होती है। फॉर एन API which are the following can be an output, बिल्कुल JSON, XML, ML, CSV सारे हो सकते हैं। सो which are the following comes under authenticated API, कोविन, कोविन के अंदर authenticated में क्या क्या था, स्टेट वाइड सर्च, बिल्कुल नहीं भाई। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी नहीं, क्या था, अपॉइंटमेंट बुक करना है या फिर सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। विच ऑफ द फ्लोइंग, YAML फाइल OpenAI 3.1, ये वर्जन दे रखा है इनको, ये बोल रहा है इसमें कितने एंड पॉइंट्स हैं। तो एंड पॉइंट्स हैं कहाँ, कोई यहाँ तो एंड पॉइंट्स कोई दे ही नहीं रखा है। तो अगर आपका एंड पॉइंट्स नहीं दे रखा तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि एंड पॉइंट्स कहाँ होता है, पाथ जो ये ऑब्जेक्ट है ना इसके अंदर आप एंड पॉइंट लिखते, जो भी इसके अंदर डिफाइन करते वो पाथ बन जाता है कि इस पर्टिकुलर पाथ पे एक्सेस करना है, कुछ नहीं है, फिर जीरो हो गया। इन कंटेक्स्ट ऑफ रेस्ट डिलीट जो है ना रैंडम, अच्छा जब आप देखो डिलीट कर रहे हो आप रैंडम रिसोर्सेज को, बिल्कुल कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि कोई कंडीशन लगा रखा है, आप उसको डिलीट कर रहे हो तो वो एड इम्पोर्टेंट हो ही नहीं सकता, नॉट एड इम्पोर्टेंट हो जाएगा, गलत है ये। ठीक है, विच ऑफ द, ये इनवैलिड जेसन ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो फिर इनवैलिड देखते हैं। सारे के सारे की जो है वो स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग है, चलेगा इंटीजर को डाल सकते हो, सही है सही है सही है सही है, सारे सही है। अच्छा, गलत है ये, इनवैलिड कौन सा गलत हो गया भाई, ईयर, मंथ, डेट, डेट में आपने नल डाल रखा है, ई मंथ में 2017, मुझे लगता है यही गलत होगा नल वाला, तो ये आपका गलत हो गया।